लेकिन आज का युवा नशे की तरफ ज्यादा जा रहा है। जिस भारत देश के युवाओं के हाथों में श्रीमद् भगवत गीता, भारत के दर्शन और पुराण होने चाहिए थे, उन युवाओं के हाथों ने आज बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू के बंडल थाम लिए। जी, क्या आपकी तरह युवाओं को राजनीति में कदम रखना चाहिए? राजनीति के मायने आज बदल गए हैं। राजनीति का मतलब कुर्सी से नहीं है, राजनीति का मतलब पद प्रतिष्ठा से नहीं है, राजनीति का मतलब किसी सिंहासन पर काबिज हो जाने से नहीं है। जब कोई इस देश का 5 साल का 10 साल का बच्चा जब हाथों में तिरंगा लेकर के एक चौराहे पर भीख मांगता है, तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ भाषण में भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। करहेल जो उत्तर प्रदेश का हॉट बेल्ट मानी जाती है, इस पर कई सियासतें हुई, राजनीतिक रोटियां सेकी गई, लगातार यहाँ पर राजनीतिक संघर्ष और संग्राम चलता रहा, लेकिन करहेल के मूलभूत संसाधन सुविधाएं आज भी चश्मे बस है। करहेल आज भी रोजगार के लिए तरस रहा है, करहेल आज भी हॉस्पिटल के लिए तरस रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु यादव, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मिस्टर विनय यादव, जो कि एक युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और आपके तमाम द हिमकास्ट शो के तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित। धन्यवाद भाईजा जी। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, आपने राजनीति में क्यों कदम रखा? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम एक समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं और हम एक युवा शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत देश दुनिया की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूथ के मामले में है पूरी दुनिया के अंदर, तो मुझे लगता है कि हमारी राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, और वो जिम्मेदारियां हम लोकतांत्रिक रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से, चूंकि राजनीति के माध्यम से ही सारी चीज़ें आज देश पे कहीं न कहीं अपना जो आधिपत्य स्थापित किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति के माध्यम से अगर समाज सेवा का कार्य अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति जो शब्द है वो वर्तमान के परिदृश्य में बहुत गंदा हो चुका है। मुझे लगता है राजनीति के मायने आज बदल गए हैं। राजनीति का मतलब कुर्सी से नहीं है, राजनीति का मतलब पद प्रतिष्ठा से नहीं है, राजनीति का मतलब किसी सिंहासन पर काबिज हो जाने से नहीं है। राजनीति का मतलब है ऐसी श्रेष्ठ नीति जो समाज के लिए हो, जो युवाओं के लिए हो, जो शोषित वंचित तबके के लिए हो, जो रोटी कपड़े और मकान के लिए हो, जो हर गरीब और मजदूरों को उसको हक दिलाने के लिए हो, वह राजनीति है। और मैं समझता हूं कि अगर राजनीति में आकर के मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर सकता हूं, ऐसे लोग जो मेरे पास आते हैं जिनसे कहीं ना कहीं उनके हकों को छीन लिया जाता है, कहीं ना कहीं जिनके साथ अन्याय होता है, जिनके साथ अनैतिकतापूर्ण व्यवहार होता है, जिनके साथ असंवैधानिक रूप से कहीं न कहीं दुर्व्यवहार होता है, जिनको एक धारा से अलग किया जाता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राजनीति में आकर के उनके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, और इसीलिए मैंने राजनीति में कदम। जी, क्या आपकी तरह युवाओं को राजनीति में कदम रखना चाहिए? निश्चित तौर पर। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारत देश की टोटल आबादी में 70% जो कुल आबादी का वो युवा है। इसके अंदर 70% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। भारत देश का युवा अगर अपने पथ पर सकारात्मक रूप से चल जाए तो भारत विश्व गुरु जगत गुरु बन सकता है, और यही अगर युवा अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो भारत का पतन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि 21वीं सदी में जब पूरी देश और दुनिया भारत देश के युवाओं की तरफ निहार रही है, तो भारत देश के युवाओं के अंदर वो सामर्थ्य है। और इतिहास उठा के देख लीजिए, राजगुरु भगत सिंह चंद्रशेखर आया, छत्रपति शिवाजी 19 वर्ष की उम्र थी जब खुदीराम बोस ने फांसी का फंदा चूमा, तात्या टोपे, मंगल पांडे, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। जवानी में क्या उम्र रही होगी, 30, 35, 40 साल। युवा अवस्था सबसे ज्यादा क्रांति करती है, युवा अवस्था सबसे ज्यादा देश का विकास कर सकती है, युवा अवस्था सबसे ज्यादा समाज का विकास कर सकती है, युवा अवस्था सबसे ज्यादा राष्ट्र को शून्य से शिखर पर ले जा सकती है। लेकिन इस युवा अवस्था की एनर्जी सही दिशा में होनी चाहिए। लेकिन आज का युवा नशे की तरफ ज्यादा जा रहा है। निश्चित तौर पर यह आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं हमेशा से चाहता हूं कि आज जिस तरह से जिन युवाओं के हाथों में राजगुरु भारत भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की जीवनी होनी चाहिए थी, जिस भारत देश के युवाओं के हाथों में श्रीमद् भगवत गीता, भारत के दर्शन और पुराण होने चाहिए थे, उन युवाओं के हाथों ने आज बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू के बंडल थाम लिए।
वो युवा सरेआम नशे की तरफ लिप्त होते जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं। ये भारत के सामने बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर देश की आबादी नशे की तरफ जाएगी, वो भी युवा आबादी, तो भारत देश का पतन हो जाएगा। इसलिए सरकारों को भी प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है, समाज को भी इस दिशा में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि हम किस तरीके से नौजवान पीढ़ी को नशे से दूर रख सकते हैं, क्योंकि नशा ने हमेशा से समाज का, व्यक्ति का, राष्ट्र का पतन किया है। इतिहास इस बात का गवाह है। इसलिए नशा, और वो कैसा भी नशा हो, चाहे मादक पदार्थों का नशा हो, नशा अब तो चलो वो तो केमिकल का, तंबाकू का, ड्रिंक करने का नशा हो गया। अब तो लोग कुछ ऐसे सिस्टम्स आ गए, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए, कुछ ऐसी गेम आ गए जिनके लोग एडिक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे गेम है ऐसे, उसमें फंस जाते हैं, लाखों रुपया हार जाते हैं, जुएबाजी। ये भी तो एक तरीके का नशा है। नशे के भी अलग अलग आयाम है। तो मैं चाहता हूं कि इन सारी चीजों से युवा शक्ति को कहीं ना कहीं आज बाहर निकालने की जरूरत है, और भारतीय युवा शक्ति संगठन लगातार इस दिशा में पहल कर रहा है। हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अधिक से अधिक युवाओं को राजनीति में मौका मिले, अधिक से अधिक युवा शक्ति अपने हकों की लड़ाई लड़े और उनको कहीं ना कहीं समान धारा में लाने का और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करने की दिशा में उनको ले जाया जाए। युवा शक्ति नशे में जाते हुए क्या भारत देश में शिक्षा व्यवस्था और ज्यादा होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है जी। जिन देश और दुनिया ने आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज में विस्तारीकरण किया है, वो आज आध्यात्मिकता और आधुनिकता की दृष्टि से, आध्यात्मिकता की दृष्टि से तो भारत ने सबसे ज्यादा प्रगति करी, लेकिन आधुनिकता की दृष्टि से जिनको दुनिया मानती है कि जापान है, चाइना है, अमेरिका है, वेस्टर्न जो देश हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल गए, जिन्होंने बहुत ज्यादा तरक्कियां करी हैं, वो शिक्षा के दम पे गए, मुझे लगता है। और मैं समझता हूं कि शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, जिससे दुनिया के सारे बड़ी लड़ाइयों को जीता जा सकता है। शिक्षा के दम पर अहंकार को पराजित किया जा सकता है। भगवान राम ने अहंकारी रावण को अपनी विद्वता के दम पर, शिक्षा के दम पर मात दी, अपनी ब्रह्मता के दम पर। कितना उनका तप और पुरुषार्थ रहा होगा। शिक्षित जो व्यक्ति होता है वो समाज का विकास करता है। व्यक्तित्व का देखो, शिक्षा के 3-4 बड़े आयाम हैं। शिक्षा से व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण से चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये शिक्षा का एक मापदंड है। इसलिए देश की आने वाली युवा पीढ़ी अगर हम शिक्षित करेंगे तो भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और अगर देश के नौजवानों को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो आप कितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज बना लीजिए, कितने भी संसाधन इकट्ठे कर लीजिए, कितने भी हथियार ले जाइए, पाकिस्तान। लेकिन सरकार को तो इसी में फायदा है कि अगर युवा शिक्षा नहीं रहेगा तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो। अतीत के कालखंड में किन राजनीतिक पार्टियों ने, किन पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया, क्या नहीं किया, मैं उन पर ज्यादा नहीं जाता हूं जी। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि अब वो चीज और वो नक्शा बदलेगा कि जब पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस देश के नौजवानों से अपनी पार्टियों के डंडे और झंडे उठवाती रही। लंबे सालों तक ये काम चलता रहा इस देश के अंदर कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, और इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा से देश के युवाओं का शोषण किया। वो राजनीतिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, सामाजिक शोषण किया, वैचारिक शोषण किया। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस देश के राजगुरु भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने कभी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने घुटने नहीं टेके और इस देश को आजादी के कालखंड पर ला करके खड़ा कर दिया, आज उस देश का नौजवान चंद राजनेताओं के, पार्टियों के तलवे चाटता है, पार्टियों के डंडे झंडे उठाता है, दरियां बिछाता है। इस देश का नौजवान इसलिए नहीं बना है। इस देश का नौजवान बना है कि वो अशफाक उल्लाह खां की तरह, छत्रपति शिवाजी की तरह, महाराणा प्रताप की तरह इस देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करे। इस देश को शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, अनुसंधान की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर ले जाए। मैं चाहता हूं कि कोई इस देश से निकले जो भगत सिंह की तरह इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहे। मैं चाहता हूं कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स की तरह, रानी लक्ष्मीबाई की तरह इस देश की बेटियां निकलें जो आज नंगा नाच कर रही हैं टिकटॉक पर। देश की नारी शक्ति, भारत देश का ये कभी इतिहास नहीं रहा है जिस तरीके से आज
अंधा अनुकरण सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, जिस तरीके से एक समाज, एक युवा पीढ़ी, चाहे, और यहाँ पर युवा पीढ़ी से तात्पर्य सिर्फ लड़कों से नहीं है, युवा पीढ़ी में महिलाएं भी आती हैं। यस, इजराइल की लड़कियां, चाइना की लड़कियां ताइक्वांडो में, मार्शल आर्ट में बहुत मेहनत करती हैं, सेनाओं में जाने के गुण सीखती हैं। और भारत देश की लड़कियां टिकटॉक पर मुजरा करेंगी, इंस्टाग्राम पे रील बना करके मुजरा करेंगी, और देश का यही नौजवान उनको प्रमोट करेगा, देखता जा सबसे ज्यादा। और मुझे बहुत पीड़ा होती है हिमांशु जी, आपके द हिमकास्ट पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कल टॉकीज में कौन सी मूवी लगी है, शाहरुख खान की, सलमान खान की, ऋतिक रोशन की, कौन सी मूवी आने वाली है, कैटरीना कैफ की, मलाइका अरोड़ा की कौन सी मूवी आने वाली है, इस देश के नौजवानों को डेट पता होती है। लेकिन कल किस शहीद का जन्मोत्सव है, उसको श्रद्धांजलि दिवस है, हमारे देश के नौजवान ये तिथियां भूल जाते हैं जी। कितने नौजवान हैं जो अपने देश के भारत के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और मैंने तो इस बात को पार्लियामेंट के मंच पे भी कहा, देश और दुनिया के 1000 से ज्यादा मंचों पे मैं गया जहां मुझे बोलने का, अपनी बात को रखने का मौका मिला। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि भारत का उदय सिर्फ युवाओं के विकासीकरण में है। भारत अगर तरक्की करेगा तो युवाओं से करेगा, नौजवानों से करेगा, युवा शक्ति से करेगा। और हम तो एक बात कहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि युवाओं, अपने हक की लड़ाइयों को तुमको सड़कों पर आकर के लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाजों को बुलंद करना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा कृष्ण भगवान तुम्हें बचाने के लिए, नहीं। कोई भगवान राम नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। ये कुछ श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूं, लेकिन जब बात आपके स्वाभिमान की आएगी, जब बात आपके मान और मर्यादा की आएगी, तो आपको एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र। ये भारत का इतिहास रहा है कि भीखों में राज्य नहीं मिलते, गांडीव उठा लो अर्जुन तुम रण में साम्राज्य नहीं मिलते। और भारत का तो इतिहास रहा है जब जब आवश्यकता पड़ी है। आप मुझे एक बात बताइए, जब दुर्योधन कितना अहंकारी प्राणी था, जब 5 गांव मांगने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान गए थे दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं 1 इंच भी भूमि नहीं दे सकता। तो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन के लिए शांति के कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन जब उसने लगातार प्रस्तावों को नकार दिया तो अंत में विकल्प क्या बचा, युद्ध का। इसलिए जब बात धर्म की होगी, जब बात बिल्कुल नीति की होगी, तब शास्त्र उठाना, ये हमारा इतिहास हमें सिखाता है, ये हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं, ये हमारे वेद सिखाते हैं, ये हमारी गीता सिखाती है। तो पीछे मत हटो। जब बात किसी की माताओं बहनों की इज्जत और आबरू की आएगी, उनके स्वाभिमान की आएगी, तो आपको सबसे पहली पंक्ति में खड़े हो जाना है। बात जब राष्ट्र के स्वाभिमान की आएगी तो आपको मजबूती के साथ खड़े हो जाना है। और इसलिए मैं तो कहता हूं, युवाओं, तुम्हारे कंधों पर भारत का भविष्य है, पूरा देश तुम्हारी तरफ निहार रहा है। तुम ही हो जो इस देश की तकदीर को बदल सकते हो, तुम ही हो जो आगे चल करके भारत की नवयुवा पीढ़ी को एक मजबूती के सोपानों पर खड़ा करके परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु भारत बना सकते हो। और मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूं कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमानी चलता है। तो मैं तो कहता हूं, आप जैसे नौजवान पॉडकास्ट के माध्यम से जब हमारे जैसे युवाओं की आवाजों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश का युवा जाग रहा है। जब आपके जैसे युवा चौराहों पर खड़े होकर के माताओं बहनों की रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे देश का नौजवान युवा जाग रहा है। लेकिन जब कोई इस देश का 5 साल का 10 साल का बच्चा जब हाथों में तिरंगा लेकर के एक चौराहे पर भीख मांगता है, तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ भाषण में भारत को विश्व गुरु बनाते हैं, रियल में नहीं बनाते। मैं चाहता हूं कि भारत की स्थिति खत्म होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस देश के हर नौजवान जिनके हाथों में नंगे पैर तिरंगे हैं, उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो नौजवान जो मजदूरी के लिए अपने गांव को, कस्बों को छोड़ करके देश और विदेशों में भाग जाते हैं, बर्तन मांजते हैं, होटलों में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके हाथों से वो काम छूट करके उनके हाथों में किताब होनी चाहिए, उनको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान की तकदीर पर तभी भारत का भविष्य स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं चाहता हूं कि भारत के इस उदय में सारी राजनीतिक पार्टियां उनका साथ दें, समाज भी उनका साथ दे, लोग भी उनका साथ दें। आप राजनीतिक रूप से लड़ते हो और आप लोगों को पैर काट करके उनको बैसाखियां थमा देते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत
भाषणों में विश्व गुरु नहीं बनेगा। मैं चाहता हूं कि हर एक शोषित वंचित तबके के हाथ में 2 वक्त की रोटी, काम और उसके सर पर छत होनी चाहिए। तो मूलभूत सुविधाएं, संसाधन है मूलभूत, आप उससे समाज को दरकिनार नहीं कर सकते हो। और जब जब राजनीतिक पार्टियां उस एक समाज का शोषण करेंगी, चाहे वो जातिगत आधार पर करें, चाहे आर्थिक आधार पर करें, चाहे किसी भी राजनीतिक वैचारिक मतभेद के आधार पर करें, तब तक विनय यादव ने अपनी आवाज को बुलंद किया है और मैं भारत की सरजमी पे वही काम कर रहा हूं। भारत युवा शक्ति संगठन आज पूरे देश में फैल रहा है। 50,000 से ज्यादा युवा भारतीय युवा शक्ति संगठन के साथ आज जुड़े हुए हैं। हम एक बड़ी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस देश में सत्ता परिवर्तन से लेकर के व्यवस्था परिवर्तन की जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो भारतीय युवा शक्ति संगठन हमेशा से मजबूती के साथ। भारत देश में युवा सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा समस्या भारत देश में बेरोजगारी की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे दुख होता है कि जब 2-2 नौकरियों के लिए जी 20-20 लाख युवाओं को फॉर्म डालने पड़ते हैं। 10-10 हजार युवा एक चपरासी की नौकरी के लिए लंबी लाइन लगाए हुए होते हैं, जिनमें बीएड वाले हैं, बीपीएड वाले हैं, बड़ी बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। वो लोग कहीं ना कहीं जिनके पास अच्छी तालीम है, अगर भारत देश जैसा देश उन नौजवानों को नौकरियां नहीं दे पाएगा तो हम कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में संकट पैदा कर रहे हैं। इसलिए इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि जब कोरोना का संक्रमण काल इस देश में आया, 2 करोड़ लोगों के हाथों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार छीन गया। मैं सरकार को भी इस बात के लिए चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी करिए, लेकिन युवाओं के रोजगारों को आप पहली प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की दिशा में आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये आवाम इसको आप रोजगार नहीं दोगे और ये आवाम अगर सड़कों पर आ जाएगी तो इस देश में वायलेंस होगा, क्राइम होगा, हिंसा होगी। भाई 2 प्रकार की दरिद्रता है इस देश में, एक वैचारिक दरिद्रता है, एक आर्थिक दरिद्रता है। आर्थिक दरिद्रता में मान लो कोई व्यक्ति भूखा है, अपने 2 व्यक्ति की रोटी के लिए परेशान रहता है, वो मेहनत करता है, वो इस देश के सामने संकट है। लेकिन वैचारिक दरिद्रता बहुत गंभीर है। एक व्यक्ति के मन में आया कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, चलो दारू पी लेते हैं, चलो नशा कर लेते हैं, एडिक्ट हो गया, वो चोरी कर लेते हैं। आप समझो कितनी समस्याएं बेरोजगारी से क्रिएट हो रही हैं। 10 नौजवान हैं, 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे? बोला चलो एटीएम लूटते हैं चल के। क्या करेंगे? बोला फिरौती करते हैं, बोला चैन खींचते हैं किसी की। गलत कामों की दिशा में जाएंगे क्योंकि रोजगार है, रोजगार चाहिए, मानसिकता, दिमाग खाली है, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं, और चलो ठीक है गवर्नमेंट जॉब्स का एक अलग प्रावधान हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी अगर जॉब नहीं मिल रही है तो छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के माध्यम से सरकारों को इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप विदेश से बाहरी रूप से, चलो ठीक है स्वदेशी को मेरा प्राथमिकता देता हूं, लेकिन अगर स्वदेशी रूप से आप लोग इतना विस्तारीकरण नहीं कर रहे हो, प्रयास करो बाहर से कंपनियां आकर के निवेश करें, स्थानीय लोगों को उसमें मौका दो, रोजगार दो। ये बड़ी समस्या है। मैनपुरी में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। क्या मैनपुरी के अंदर ये दुर्भाग्य की बात है कि मैनपुरी जनपद ने कई सांसद दिए, मैनपुरी जनपद ने कई विधायक दिए, कई इस देश को राजनेता मिले, लेकिन मैनपुरी के जनपद के आज भी युवा, मुझे लगता है कि रोजगार के लिए उनको बाहर राज्यों में जाना पड़ता है। वो दिल्ली जाते हैं, वो हरियाणा जाते हैं, वो पंजाब जाते हैं, वो उत्तराखंड काम करने के लिए जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है तो क्या है जी? 50 साल की राजनीति के कालखंड में मैनपुरी जनपद ने इस देश को, इस प्रदेश को सब कुछ दिया, लेकिन ये मैनपुरी का जनपद इस 50 साल की राजनीति में यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे पाया। आज भी मैनपुरी जनपद का 60% युवा कहीं ना कहीं नौकरियों की तलाश में अपने गांव को, घरों को छोड़ करके बाहर चला जाता है। दुर्भाग्य की बात है। इस मैनपुरी ने विधायक दिए, इस मैनपुरी ने मुख्यमंत्री दिया, इस मैनपुरी ने सांसद दिए, इस मैनपुरी ने कई मंत्री, कैबिनेट मंत्री दिए, लेकिन ये मैनपुरी जनपद इस यहाँ के लोगों को 4 फैक्ट्रियां नहीं दे पाई, 4 कंपनियां नहीं दे पाई, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग नहीं दे पाई। ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं अपनी इस करेल तहसील की बात करता हूं। इस करेल तहसील में 4-4 बार लोग विधायक बने, 2-2, 3-3 बार लोग मंत्री बने, राज्यसभा में गए, लोकसभा में गए। इस करेल को लेकर के, करेल जो उत्तर प्रदेश का हॉट बेल्ट मानी जाती है, इस पर कई सियासतें हुई, राजनीतिक रोटियां सेकी गई, लगातार यहाँ पर राजनीतिक संघर्ष
और संग्राम चलता रहा, लेकिन करहैल के मूलभूत संसाधन सुविधाएं आज भी जस की तस है। करहैल आज भी रोजगार के लिए तरस रहा है। करहैल आज भी हॉस्पिटल के लिए तरस रहा है। करहैल की महिलाएं आज भी प्रसव कराने के लिए उनको एम्बुलेंस के लिए 1-1 घंटे का वेट करना पड़ता है। आज भी किसान करहैल का कहीं ना कहीं जो गायों की समस्या है उससे प्रताड़ित हो रहा है। आज भी करहैल का किसान, जो आप घिरोर से करहैल जाते हैं, यहाँ पर जो वन की समस्या है, यहाँ पर गायों की समस्या है, आज भी 30 साल से यहाँ का समाधान नहीं हो पाया। इस रोड पर फैक्ट्रियां नहीं है, यहाँ पर निवेश नहीं है, यहाँ पर किसानों के लिए सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। इसलिए किसान करहैल भारत की राजनीति का तो केंद्र बिंदु रहा, लेकिन इस करहैल ने सब कुछ दिया। करहैल ने बहुत ज्यादा ख्याति भी बटोरी, लेकिन हम करहैल को कितना दे पाए? राजनीति करहैल को कितना दे पाई? राजनीति ने करहैल को कुछ दिया नहीं है। कितने एक आप मुझे बता दीजिए, करहैल के अंदर कोई एक यूनिवर्सिटी खुल गई, कोई एक मेडिकल कॉलेज करहैल के अंदर खुल गया, करहैल के अंदर कोई स्टेडियम बन गया, करहैल के अंदर कोई बड़ा ऐसा हाईटेक कस्बा बना आपने डेवलप कर दिया? कुछ नहीं है। करहैल सिर्फ और सिर्फ कहीं घोसीबाद, कमरियाबाद की राजनीति की भेंट चढ़ता रहा। करहैल के नौजवानों को राजनीतिक पार्टियों ने अपने डंडे और झंडे के नाम पर उनका शोषण किया, लेकिन करहैल के नौजवान आज भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं अपने मूलभूत संसाधनों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि करहैल की तकदीर अब बदलनी चाहिए। करहैल की तकदीर बदलने के साथ साथ क्या मैनपुरी में और करहैल में कोई इंडस्ट्री आनी चाहिए जिससे रोजगार, लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार मिलना चाहिए? देखिए, करहैल, मैनपुरी में फिर कह रहा हूं, यहाँ पर बहुत अच्छे निवेश हो सकते थे, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया। आप मुझे एक बात बताओ जी, आपने पिछले 50 सालों से एक परसेप्शन बना दिया है, मैनपुरी जनपद के लड़के जब बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो कंपनियों वाले मना कर देते हैं। बोला ये तो सब गुंडे हैं, ये तो लफंगे हैं। बोला मैनपुरी जनपद के तो वहां तो तमंचों की नोक पर लूटमार होती है। मैनपुरी जनपद बोला वहां तो बारूद के ढेर पर बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा परसेप्शन मैनपुरी की जनता का बाहर बनाया कुछ राजनीतिक लोगों ने, कुछ तथाकथित लोगों ने। मैं चाहता हूं कि ये चीज खत्म होनी चाहिए। मैनपुरी जनपद जो महर्षि मयर ऋषि की तपोस्थली है, जहां पर आज से 5,000 वर्ष पूर्व योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान द्वापर युग के कालखंड के साक्ष्य मिलते हैं जब यहाँ पर खुदाई होती है। ये ऋषियों की तपस्थली है, ये अध्यात्म की नगरी है, ये आध्यात्मिकता का गढ़ है। और इसीलिए मैनपुरी के लोग कभी भी देश और दुनिया में वायलेंस नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते, कभी भी उन्होंने क्राइम नहीं किया, कभी भी उन्होंने बड़े कहीं ना कहीं ऐसे काम नहीं किए, ऐसे कृत्य नहीं किए जिसके लिए मैनपुरी बदनाम हो। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने मैनपुरी को बदनाम कर दिया है। मैं कहता हूं कि आज भी एक मैनपुरी की बेटी MBBS डॉक्टर बनती है, आज भी मैनपुरी का एक बेटा इंजीनियर बन रहा है, आज भी मैनपुरी के लड़के सेनाओं में प्रशिक्षण ले रहे हैं, राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। आज भी मैनपुरी के बच्चे कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान में अपनी योगदान दे रहे हैं। आज भी मैनपुरी जनपद के नौजवान साथ ही कृषि में भी आगे बढ़ रहे हैं। मैनपुरी ने सब कुछ दिया। अब समय आ गया है कि जो राजनेता मैनपुरी के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो राजनेता मैनपुरी को भी, मैनपुरी का खोया हुआ अस्तित्व लौटाएं। इस दिशा में सरकारों को पहल करने की आवश्यकता होगी। तो सर, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, ये सब आपने कहाँ से सीखी और कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताइए। कि हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए, आपसे बहुत अच्छा संवाद हुआ और आपने कई बिंदुओं पे बहुत अच्छे सवाल किए। मुझे लगता है कि वो सवाल समाज के लिए बहुत जरूरी सवाल थे। ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता आप करते हैं, ये अच्छा है। आप यंग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में मैं भी सोचता था कि कहीं कोई प्राइवेट जॉब वगैरह करेंगे, सरकारी लग गई तो ठीक है, नहीं तो कुछ प्राइवेट वगैरह करेंगे। ऐसा ये हम जब छोटे से थे, मान लीजिए 6वीं क्लास में, 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तो ऐसा लगता था। लेकिन समय के बाद धीरे धीरे जब हमने बाहर आना जाना शुरू किया, विषयों के बारे में जानकारी हुई, समाज के बारे में जानकारी हुई, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, तो नजरिया मेरा समय के साथ साथ बदल गया। तो वहां से कहीं ना कहीं मेरा पॉलिटिकल थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा, अध्यात्म मेरा झुकाव रहा। मैं हमेशा से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना, भारतीय ग्रंथों को पढ़ना, अपने इतिहास के बारे में जानना, अपने क्रांतिकारियों के बारे में जानना, ये हमारी रुचि रही। तो उसके बाद लगातार चूंकि
10वीं तक मेरी शिक्षा जनपद मैनपुरी में हुई और उसके बाद फिर मैं शिकोहावाद चला गया 1-2 साल के लिए कुछ समय। उसके बाद फिर मैं उत्तराखंड चला गया। तो मेरा एजुकेशन बाकी का हमारा ग्रेजुएशन, हमारा पीजी वहीं से कंप्लीट हुआ। और योग में, अध्यात्म में हमारी बहुत अच्छी रुचि थी। तो हम अध्यात्म में भी जब व्यक्ति की रुचि होती है तो उसका नज़रिया भी बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव हो जाता है। मतलब उसको अच्छा सोचने का, विचार करने की शक्ति कहीं ना कहीं डेवलप होती है। कभी भी आपको मौका मिलता है अध्यात्म से जुड़ने का तो आप जरूर करें इस चीज को। जी जी। तो ऐसे करके चीजें धीरे धीरे होती गई और एक कारवा बनता चला गया। और फिर राजनीति में हम कब सामाजिक कार्यों से जुड़ गए और फिर लोगों ने उसी को राजनीति का रूप दे दिया। तो सर जी, मैंने भी बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैंने भी यही शो इसलिए स्टार्ट किया है कि युवाओं को, और हमारे गांव में लोग बाग कॉमेडी वीडियो और भी चीजें ज्यादा देखते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्हें इस माध्यम से, इस शो के माध्यम से एक नया संदेश मिलना चाहिए, कि नई जानकारी मिलना चाहिए कि ये भी कोई चीज होती है। निश्चित तौर पर अब मुझे लगता है कि अब देखो, अब हम बहुत सारी, क्योंकि फोन, एंड्रॉयड फोन का जमाना हो गया, 90% लोगों के पास मोबाइल फोन है। अब रील्स का बड़ा टाइम हो गया, लोग घंटों घंटों रील्स पर टाइम वेस्ट करते हैं। लगातार वो एक बार जब तक उनका नेट डाटा खत्म नहीं हो जाता, मान लो 2 GB 1.5 GB, तब तक वो बंद ही नहीं होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हम डाटा कहीं ना कहीं फालतू की चीजों को देखने पे खर्च होते हैं, वो अच्छी चीजों पे लगाएं। आपका अच्छा चैनल है द हिमकास्ट शो, और मुझे लगता है कि जो भी आपके दर्शक हैं, आपके व्यूवर्स हैं, जो भी आपको देखते हैं, वो सुनते हैं, उनको भी आपके चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। क्योंकि आप एक अच्छी मुहिम को जन्म दे रहे हो, एक अच्छी चीज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। जहां पर ये रील्स का एक मॉडर्न जमाना है जिसमें लोग इन चीजों को, अच्छी बातों को कम सुनना पसंद करते हैं, और ऐसे समय पे आप एक अच्छी मुहिम को, एक अच्छे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रहे हो, जहाँ पे आपने कहा कि गाँव के हम युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं, जो युवा कहीं ना कहीं एडिक्ट हो रखे हैं, फोन्स में, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, बेकार की चीजें, बेकार की गेमिंग वगैरह है, इन सब चीजों में पड़े रहते हैं। तो उन सबको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिले। तो एक अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है, और मैं खुद, मुझे आज इस बात के लिए खुशी है कि आज आपने इस प्लेटफॉर्म पर जिन बिंदुओं को लेकर के मुझसे सवाल किए, बहुत अच्छे सवाल रहे। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि समाज में ऐसी चीजें जो जरूरी हैं वो बाहर आएं, और उससे कहीं ना कहीं समाज का विकास हो। ठीक, धन्यवाद भैया जी, आपने अपना कीमती समय हमारे शो के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिमांशु जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने हमें समय